कहानियों की धुरी में आपका स्वागत है। अध्याय 7। एक संवाददाता से। व्हिटबी। रिकॉर्ड पर सबसे बड़े और अचानक आने वाले तूफानों में से एक अभी यहां अनुभव किया गया है, जिसके परिणाम अजीब और अनोखे दोनों हैं। अगस्त के महीने में मौसम कुछ हद तक उमस भरा था, लेकिन किसी भी हद तक असामान्य नहीं था। शनिवार की शाम उतनी ही अच्छी थी जितनी पहले से ही ज्ञात थी, और छुट्टी मनाने वालों का एक बड़ा समूह कल मुलग्रे वुड्स, रॉबिन हुड्स बे, रिगमिल, रंसविक, स्टेथस और व्हिटबी के पड़ोस में विभिन्न यात्राओं के लिए निकला। स्टीमर एम्मा और स्कारबोरो ने तट के ऊपर और नीचे यात्राएं की, और व्हिटबी से आने और जाने दोनों में असामान्य मात्रा में ट्रिपिंग हुई। दोपहर तक दिन असामान्य रूप से ठीक था, जब कुछ गपशप करने वाले जो ईस्ट क्लिफ चर्चयार्ड में अक्सर आते थे और उस प्रभावशाली व्यक्ति से उत्तर और पूर्व की ओर दिखाई देने वाले समुद्र के व्यापक विस्तार को देखते थे, उन्होंने घोड़ियों के अचानक शो की ओर ध्यान आकर्षित किया। पूंछें उत्तर पश्चिम में आकाश में ऊंची हैं। तब हवा दक्षिण पश्चिम से हल्की डिग्री में चल रही थी, जिसे बैरोमीटर की भाषा में नंबर कहा जाता है। 2 हल्की हवा। ड्यूटी पर तैनात तटरक्षक ने तुरंत रिपोर्ट दी, और एक बूढ़े मछुआरे ने, जो आधी सदी से भी अधिक समय से पूर्वी चट्टान से मौसम के संकेतों पर नजर रख रहा था, जोरदार तरीके से अचानक तूफान आने की भविष्यवाणी की। सूर्यास्त का आगमन इतना सुंदर था, शानदार रंगबिरंगे बादलों के समूह में इतना भव्य था कि सुंदरता का आनंद लेने के लिए पुराने चर्च के मैदान में चट्टान के किनारे टहलने के लिए काफी भीड़ थी। इससे पहले कि सूरज केटलनेस के काले द्रव्यमान के नीचे डूब जाए, जो पश्चिमी आकाश के सामने साहसपूर्वक खड़ा था, उसके नीचे की ओर जाने वाले रास्ते को हर सूर्यास्तरंग के असंख्य बादलों द्वारा चिह्नित किया गया था। लो, बैंगनी, गुलाबी, हरा, बैंगनी और सोने के सभी रंग यहां वहां बड़े पैमाने पर द्रव्यमान नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है कि पूर्ण कालापन है, सभी प्रकार के आकारों में, साथ ही साथ विशाल छाया के रूप में रेखांकित किया गया है। यह अनुभव चित्रकारों के लिए व्यर्थ नहीं गया, और निस्संदेह प्रील्यूड टू द ग्रेट स्टॉर्म के कुछ रेखाचित्र अगले मई में RA और RI की दीवारों की शोभा बढ़ाएंगे। एक से अधिक कप्तानों ने तभी मन बना लिया कि उनका कोबल या उनका खच्चर, जैसा कि वे नावों के विभिन्न वर्गों को कहते हैं, तूफान गुजरने तक बंदरगाह में ही रहेंगे। शाम के समय हवा पूरी तरह से थम गई, और आधी रात को एकदम शांति, उमस भरी गर्मी और प्रबल तीव्रता थी, जो गड़गड़ाहट के करीब आने पर संवेदनशील प्रकृति के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। समुद्र में बहुत कम रोशनी दिखाई दे रही थी, यहां तक कि तटीय स्टीमर भी, जो आमतौर पर किनारे को बहुत करीब से पकड़ते थे, समुद्र की ओर अच्छी तरह से चलते थे, और कुछ मछली पकड़ने वाली नावें भी दिखाई दे रही थीं। एकमात्र ध्यान देने योग्य पाल सभी पालों के साथ एक विदेशी स्कूनर था, जो पश्चिम की ओर जा रहा था। जब तक वह नजर में रही, उसके अधिकारियों की मूर्खता या अज्ञानता टिप्पणी के लिए एक प्रचलित विषय थी, और उसे खतरे के सामने नौकायन कम करने के लिए संकेत देने के प्रयास किए गए थे। रात ढलने से पहले उसे पालों को धीरे धीरे लहराते हुए समुद्र की लहरदार लहर पर लौटते हुए देखा गया था, एक चित्रित महासागर पर एक चित्रित जहाज की तरह निष्क्रिय। 10 बजे से कुछ समय पहले हवा की शांति काफी दमनकारी हो गई थी, और शांति इतनी स्पष्ट थी कि भेड़ की मिमियाहट या शहर में कुत्ते के भौंकने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, और घाट पर बैंड की आवाज के साथ जीवंत फ्रांसीसी हवा, प्रकृति की शांति के महान सामंजस्य में एक कलह की तरह थी। आधी रात के कुछ देर बाद समुद्र के ऊपर से एक अजीब आवाज आई, और ऊपर हवा में एक अजीब, फीकी, खोखली आवाज आने लगी। फिर बिना किसी चेतावनी के तूफान टूट पड़ा, उस तेजी के साथ जो उस समय अविश्वसनीय लग रही थी, और बाद में भी इसका एहसास करना असंभव था। प्रकृति का पूरा पहलू एक बार में उत्तेजित हो गया। लहरें बढ़ते हुए गुस्से में उठीं, प्रत्येक अपने साथी पर हावी हो गई, यहां तक कि कुछ ही मिनटों में कांच जैसा समुद्र एक गर्जन और भस्म करने वाले राक्षस की तरह हो गया। सफेद कलगी वाली लहरें समतल रेत पर पागलों की तरह टकराती थीं और ठंडे बस्ते की चट्टानों पर चढ़ जाती थीं। दूसरों ने घाटों को तोड़ दिया और अपने धुएं के साथ प्रकाश स्तंभों के लैंथॉर्न को उड़ा दिया, जो व्हिटबी हार्बर के किसी भी घाट के अंत से उठते थे। हवा गड़गड़ाहट की तरह गर्जना कर रही थी, और इतनी ताकत से बह रही थी कि मजबूत लोगों को भी अपने पैर रखने में कठिनाई हो रही थी, या गंभीर पकड़ के साथ लोहे की डंडियों से चिपकना पड़ रहा था।
संपूर्ण घाटों को दर्शकों की भीड़ से मुक्त करना आवश्यक पाया गया, अन्यथा रात में होने वाली मौतें कई गुना बढ़ जातीं। समय की कठिनाइयों और खतरों को बढ़ाने के लिए समुद्री कोहरे का ढेर अंतर्देशीय में बहता हुआ आया। सफेद गीले बादल जो भूतिया अंदाज में बहते थे, इतने नम और ठंडे की यह सोचने के लिए कल्पना के बहुत कम प्रयास की आवश्यकता थी कि समुद्र में खोए हुए लोगों की आत्माएं अपने जीवित भाइयों को मौत के चिपचिपे हाथों से छू रही थीं, और समुद्र कोहरे की लहरों के कारण कई लोग कांप रहे थे। कभी कभी धुंध साफ हो जाती थी और बिजली की चमक में कुछ दूरी तक समुद्र देखा जा सकता था, जो अब घनी और तेजी से आती थी। उसके बाद अचानक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट होती थी कि ऊपर का पूरा आकाश बिजली के कदमों के झटके से कांपने लगता था। तूफान। इस प्रकार सामने आए कुछ दृश्य अथाह भव्यता वाले और रुचि जगाने वाले थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर दौड़ता हुआ समुद्र प्रत्येक लहर के साथ सफेद झाग का शक्तिशाली समूह आकाश की ओर फेंकता था, जिसे तूफान छीनकर अंतरिक्ष में उड़ा देता था। यहां वहां एक मछली पकड़ने वाली नाव, जिसका पाल फट गया था, विस्फोट से पहले आश्रय के लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी। कभी कभी तूफान से उछले समुद्री पक्षी के सफेद पंख ईस्ट क्लिफ के शिखर पर नई सर्चलाइट प्रयोग के लिए तैयार थी, लेकिन अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया गया था। इसके प्रभारी अधिकारियों ने इसे कार्यशील स्थिति में ला दिया और बढ़ती धुंध के रुक रुक कर आने पर यह समुद्र की सतह पर अपने साथ बह गई। एक या दो बार इसकी सेवा सबसे प्रभावी थी, जैसे कि जब एक मछली पकड़ने वाली नाव पानी के नीचे गनवाले के साथ बंदरगाह में पहुंची। आश्रय प्रकाश के मार्गदर्शन से घाटों के खिलाफ टकराने के खतरे से बचने में सक्षम थी। जैसे ही प्रत्येक नाव बंदरगाह की सुरक्षा में पहुंची, किनारे पर मौजूद लोगों की भीड़ से खुशी की चीख निकल गई, एक ऐसी चीख जो एक पल के लिए तूफान को चीरती हुई लग रही थी और फिर उसकी लहर में बह गई। जल्द ही सर्चलाइट ने कुछ दूरी पर एक स्कूनर की खोज की जिसके सभी पाल लगे हुए थे। जाहिर तौर पर वही जहाज था जिसे पहले शाम को देखा गया था। इस समय तक हवा का रुख पूर्व की ओर हो गया था और चट्टान पर नजर रखने वालों के बीच कंपकंपी मच गई, क्योंकि उन्हें उस भयानक खतरे का एहसास हुआ जिसमें वह अब थी। उसके और बंदरगाह के बीच एक विशाल सपाट चट्टान है, जिस पर समय समय पर कई अच्छे जहाजों को नुकसान हुआ है, और इसके वर्तमान क्षेत्र से बहने वाली हवा के साथ यह काफी असंभव होगा कि वह बंदरगाह के प्रवेश द्वार तक पहुंच सके। अब लगभग उच्च ज्वार का समय आ गया था, लेकिन लहरें इतनी तीव्र थीं कि उनके गर्तों में तट की उथली गहराई लगभग दिखाई दे रही थी, और स्कूनर सभी पालों के साथ इतनी तेजी से भाग रहा था कि एक के शब्दों में पुराना नमक उसे कहीं न कहीं अवश्य लाना होगा, यदि वह केवल नरक में हो। फिर समुद्री कोहरे का एक और झोंका आया, जो अब तक के सभी से भी अधिक था। नम धुंध का एक समूह जो एक धूसर धुंध की तरह सभी चीजों को बंद कर रहा था, और तूफान की गर्जना के लिए केवल सुनने के अंग को पुरुषों के लिए उपलब्ध छोड़ दिया था। और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और शक्तिशाली बिलों की गड़गड़ाहट नम विस्मृति के माध्यम से पहले से भी अधिक जोर से सुनाई दी। सर्चलाइट की किरणें पूर्वी पियर के पार बंदरगाह के मुहाने पर स्थिर रखी गईं, जहां झटके की आशंका थी और लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। हवा अचानक उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गई और समुद्री कोहरे का अवशेष विस्फोट में पिघल गया, और फिर चमत्कारी निर्देश खंभों के बीच एक लहर से दूसरी लहर पर छलांग लगाते हुए, जैसे कि वह तेज गति से दौड़ रहा था, विस्फोट से पहले अजीब स्कूनर को उड़ा दिया, सभी पाल सेट के साथ, और बंदरगाह की सुरक्षा प्राप्त की। सर्चलाइट ने उसका पीछा किया और उसे देखने वाले सभी लोगों में एक कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि पतवार से एक लाश लटकी हुई थी जिसका सिर झुका हुआ था, जो जहाज की प्रत्येक गति पर भयानक रूप से इधर उधर घूम रहा था। डेक पर कोई अन्य रूप बिल्कुल भी नहीं देखा जा सका। जब उन्हें एहसास हुआ कि जहाज मानो किसी चमत्कार से एक मरे हुए आदमी के हाथ के बिना स्टीयरिंग के बंदरगाह पर पहुंच गया है, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि यह सब इन शब्दों को लिखने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हुआ। स्कूनर रुका नहीं, बल्कि बंदरगाह के पार दौड़ते हुए पूर्वी चट्टान के नीचे स्थित घाट के दक्षिण पूर्व कोने में, जिसे स्थानीय रूप से टेट हिल पियर के नाम से जाना जाता है, कई ज्वारों और कई तूफानों से धोए गए रेत और बजरी के उस संचय पर खुद को खड़ा कर दिया। जब जहाज रेत के ढेर पर चढ़ गया तो निःसंदेह एक बड़ा झटका लगा। प्रत्येक स्पर, रस्सी और ठहराव तनावपूर्ण था, और कुछ टॉप थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे आ गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही किनारे को छुआ गया,
एक विशाल कुत्ता नीचे से डेक पर उछला, जैसे कि किसी झटके से गोली मार दी गई हो, और आगे की ओर दौड़ते हुए धनुष से रेत पर कूद गया। खड़ी चट्टान के लिए सीधे बनाते हुए, जहां चर्चयार्ड पूर्वी पियर के लेनवे पर इतनी गहराई से लटका हुआ है कि कुछ सपाट कब्रों थ्रूस्टीन्स या थ्रूस्टोन्स, जैसा कि वे उन्हें व्हिटबी स्थानीय भाषा में कहते हैं, वास्तव में प्रोजेक्ट करते हैं, जहां पर टिकी हुई चट्टान गिरी हुई थी, वह अंधेरे में गायब हो गई, जो सर्चलाइट के फोकस से परे तीव्र लग रही थी। ऐसा हुआ कि इस समय टेट हिल पियर पर कोई नहीं था, क्योंकि जिनके घर नजदीक थे वे सभी या तो बिस्तर पर थे या ऊपर की ऊंचाइयों पर थे। इस प्रकार बंदरगाह के पूर्वी हिस्से पर ड्यूटी पर तैनात तटरक्षक, जो तुरंत छोटे घाट की ओर भागा, जहाज पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। सर्चलाइट का काम करने वाले लोगों ने बंदरगाह के प्रवेश द्वार को खंगालने के बाद बिना कुछ देखे फिर उस परित्यक्त वस्तु पर प्रकाश डाला और उसे वहीं रख दिया। तटरक्षक पीछे भागा, और जब वह पहिए के पास आया तो उसकी जांच करने के लिए झुका और तुरंत पीछे हट गया, जैसे कि किसी अचानक भावना के तहत। इससे आम लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी और काफी संख्या में लोग भागने लगे। यह ड्रॉब्रिज द्वारा वेस्ट क्लिफ से टेट हिल पियर तक जाने का एक अच्छा रास्ता है, लेकिन आपका संवाददाता काफी अच्छा धावक है और भीड़ से काफी आगे आया। हालांकि जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि घाट पर पहले से ही भीड़ जमा थी, जिसे तटरक्षक और पुलिस ने जहाज पर आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मुख्य नाविक के सौजन्य से आपके संवाददाता के रूप में मुझे डेक पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी, और मैं उस छोटे समूह में से एक था जिसने मृत नाविक को वास्तव में पहिए से कुचले हुए देखा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तटरक्षक आश्चर्यचकित थे, या आश्चर्यचकित भी थे, क्योंकि ऐसा दृश्य अक्सर नहीं देखा गया है। उस आदमी को बस उसके हाथों से एक के ऊपर एक पहिए की एक सुई से बांध दिया गया था। भीतरी हाथ और लकड़ी के बीच एक क्रूस था, मोतियों का समूह जिस पर इसे बांधा गया था, दोनों कलाइयों और पहिए के चारों ओर, और सभी बंधन डोरियों से बंधे हुए थे। वह बेचारा शायद एक ही समय में बैठा हुआ था, लेकिन पाल की फड़फड़ाहट और फुसफुसाहट ने पहिए के पतवार के माध्यम से काम किया था और उसे इधर उधर खींच लिया था, जिससे कि जिन रस्सियों से वह बंधा था उसने मांस से लेकर हड्डी तक को काट दिया था। चीजों की स्थिति का सटीक नोट बनाया गया था, और एक डॉक्टर 33 ईस्ट इलियट प्लेस के सर्जन J.M. कैफिन, जो मेरे तुरंत बाद आए, ने जांच करने के बाद घोषणा की कि वह आदमी 2 दिन पहले ही मर चुका होगा। उसकी जेब में एक बोतल थी, सावधानी से कॉर्क में बंद, कागज के एक छोटे से रोल के अलावा खाली, जो लॉग का परिशिष्ट साबित हुआ। तटरक्षक बल ने कहा कि आदमी ने अपने हाथ बांध लिए होंगे और गांठों को अपने दांतों से बांध लिया होगा। यह तथ्य कि जहाज पर सबसे पहले एक तटरक्षक था, बाद में एडमिरल्टी कोर्ट में कुछ जटिलताओं से बचा सकता है, क्योंकि तटरक्षक बचाव का दावा नहीं कर सकते, जो कि परित्यक्त स्थान पर प्रवेश करने वाले पहले नागरिक का अधिकार है। हालांकि पहले से ही कानूनी भाषाएं लड़खड़ा रही हैं, और एक युवा कानून का छात्र जोर-शोर से कह रहा है कि मालिक के अधिकारों को पहले ही पूरी तरह से बलिदान कर दिया गया है, उसकी संपत्ति को मोर्टमैन के कानून के उल्लंघन में रखा जा रहा है, क्योंकि टिलर प्रतीक के रूप में, यदि नहीं प्रत्यायोजित कब्जे का सबूत, एक मरे हुए हाथ में रखा जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मृत स्टीयरमैन को श्रद्धापूर्वक उस स्थान से हटा दिया गया है जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक सम्मानजनक निगरानी और वार्ड का आयोजन किया था। युवा कैसाबियांका की तरह महान दृढ़ता और पूछताछ के इंतजार के लिए मुर्दाघर में रखा गया था। पहले ही अचानक आया तूफान गुजर रहा है और उसकी उग्रता कम हो रही है। भीड़ घर की ओर तितर-बितर हो रही है और यॉर्कशायर वॉल्स पर आसमान लाल होना शुरू हो गया है। मैं आपके अगले अंक में उस परित्यक्त जहाज के बारे में और विवरण भेजूंगा जो तूफान में चमत्कारिक ढंग से बंदरगाह तक पहुंच गया था।